6 अक्टूबर 2020। साल 2012 की कड़ाके की ठंड के दौरान दिल्ली में निर्भया कांड हुआ, जिसने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया था। उसके बाद अब साल 2020 में उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक और कांड हुआ है, बल्कि उससे भी 2 कदम आगे का, जिसमें उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन दोनों की भूमिका भी नजर आ रही है। 3 अक्टूबर को स्मृति ईरानी को बनारस में कांग्रेसियों और सपाइयों ने काले झंडे दिखाए, चूड़ियां दी। इस घटना के बाद हमने चेक किया कि स्मृति ईरानी हो या निर्मला सीतारमन, पंकजा मुंडे हो या शाइना एनसी से लेकर कंगना रनौत तक जैसे बीजेपी के कुल 10 महिला चेहरे साल 2012 में हुए निर्भया कांड के वक्त कहां थे, क्या कर रहे थे। इसके साथ ही हमने ये भी चेक किया कि अब जबकि हाथरस कांड हुआ है, तब ये चेहरे कहां हैं, क्या कर रहे हैं। तो शुरुआत स्मृति ईरानी से करते हैं। दिल्ली के निर्भया कांड के वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए चूड़ियां लेकर पहुंची स्मृति ईरानी के मुखार बिंद से हाथरस पीड़िता के लिए एक अदद शब्द नहीं निकला है। 3 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में कृषि कानूनों का प्रचार करने पहुंची स्मृति ईरानी को वहां के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे और चूड़ियां दिखाईं। 12 अक्टूबर 2012 को जब ये बलात्कार के विरोध में हरियाणा प्रदर्शन करने जा रही थी, तो भूपेंद्र हुड्डा की सरकार ने इन्हें डिटेन किया था। तब इन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी महिलाओं पर बहुत बड़ा अत्याचार कर रही हैं। 3 अक्टूबर को जब कांग्रेसियों ने इन्हें बनारस में काले झंडे दिखाए, तो इन्होंने कहा कि उन्हें आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है, इन्होंने उनसे बात की है, दोषियों को सजा मिलेगी। लेकिन दामिनी कांड पर इनका कहना था कि उनकी मांग है कि गैंग रेप के आरोपियों को मौत की सजा मिलनी चाहिए। इसके साथ भी इन्होंने काफी कुछ कहा था। 18 दिसंबर 2012 की आज तक पर एक वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। स्मृति ईरानी की ट्विटर प्रोफाइल बताती है कि 4 अक्टूबर को इन्होंने कुल 5 ट्वीट किए। एक में काले कृषि कानूनों का प्रचार किया, तो 4 में नरेंद्र मोदी का ही ट्वीट रीट्वीट किया। 3 अक्टूबर को इन्होंने कुल 10 रीट्वीट किए। इसमें से एक पीयूष गोयल और बाकी 9 नरेंद्र मोदी के ट्वीट थे। हाथरस पीड़िता इसमें से कहीं भी नहीं थी। 2 अक्टूबर को स्मृति ईरानी के खाते में कुल 29 ट्वीट हैं। इनमें से 25 तो नरेंद्र मोदी और इक्का दुक्का दूसरे लोगों के ट्वीट्स रीट्वीट किए गए हैं। 4 इनके खुद के हैं। इनमें से कहीं भी हाथरस केस का जिक्र नहीं है। 1 अक्टूबर को स्मृति ईरानी ने 24 ट्वीट किए हैं। इनमें से 3-4 तो इनके खुद के हैं, जिनमें इन्होंने लोगों को हैप्पी बर्थडे वगैरह बोला है। बाकी के ट्वीट्स में इन्होंने नरेंद्र मोदी, पीआईबी फैक्ट चेक, नीति आयोग, हिंदुस्तान टाइम्स और दैनिक जागरण में सरकारी नीतियों के समर्थन में छपे 2 लेख, योगी आदित्यनाथ के धान खरीद के 2 ट्वीट और कई सारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के ट्वीट्स रीट्वीट किए हैं। यहां भी हाथरस का कोई जिक्र नहीं किया है। अब चलते हैं 30 सितंबर की ओर, जहां स्मृति ईरानी ने कुल 20 ट्वीट किए हैं। इनमें पीआईबी फैक्ट चेक, नरेंद्र मोदी, नीति आयोग, बीएल संतोष वगैरह के ट्वीट रीट्वीट किए हैं। 30 सितंबर को इन्होंने हाथरस केस पर एसआईटी जांच पर किए गए योगी आदित्यनाथ के 3 ट्वीट्स रीट्वीट किए हैं। खुद से इन्होंने एक शब्द भी हाथरस केस पर नहीं लिखा है। 29 सितंबर को इन्होंने 22 ट्वीट किए हैं, खुद एक भी नहीं किया है। सारे नरेंद्र मोदी, नीति आयोग, पीआईबी, अमिताभ कांत वगैरह के हैं। 28 सितंबर को स्मृति ईरानी ने 34 ट्वीट किए हैं। इनमें से सिर्फ एक स्मृति ईरानी का है, जिसमें भगत सिंह को नमन किया है, लेकिन हाथरस की ओर इन्होंने मुंह भी नहीं किया है। बाकी सारे ट्वीट्स नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, प्रकाश जावड़ेकर, नरेंद्र सिंह तोमर वगैरह के हैं, जिनमें कहीं भी हाथरस केस के बारे में एक अक्षर तक नहीं है। इस तरह से स्मृति ईरानी के हाथरस कांड के 7 दिन पूरे होते हैं, जिसमें उन्होंने पीड़िता के लिए कुछ भी नहीं बोला है। अब चलते हैं मोदी की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के ट्विटर अकाउंट की तलाशी लेने। लेकिन पहले आपको बता दें कि दिसंबर 2012 में हुए निर्भया कांड में निर्मला जी कहाँ थीं, क्या कर रही थीं। तब मोहतरमा बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता थीं और 21 दिसंबर 2012 को इन्होंने बयान दिया था कि हर राजनीतिक दल को निर्भया कांड पर आगे आना चाहिए और कहा था कि चूंकि अब दिल्ली सरकार औरतों को सुरक्षा देने में नाकाम हो गई है, तो उस संसद में इसके लिए कानून बनाना चाहिए। अब चलते हैं निर्मला जी के वर्तमान में। 4 अक्टूबर को इनकी प्रोफाइल पर पहला ट्वीट हरि माझी के ट्वीट का रीट्वीट है,
जिसमें वे दिखा रही हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस की पीड़िता से मौज मजा लेने के लिए मिलने जा रहे हैं। उस तारीख को इन्होंने अटल टनल के लिए बधाई दी है। 2 अक्टूबर को निर्मला सीतारमण के खाते में एक भी ट्वीट नहीं है। माना कि उनकी हाथरस की गैंगरेप पीड़िता से वैचारिक रंजिश हो सकती है, मगर महात्मा गांधी के लिए भी इनके मुंह से एक अक्षर नहीं निकला है। हो सकता है कि उस दिन इन्होंने ट्वीट व्रत रखा हो। 1 अक्टूबर को इन्होंने 16 ट्वीट किए हैं, जिसमें से 90% तो उन्होंने खुद के ऑफिस के ट्वीट्स रीट्वीट्स किए हैं। खुद एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को हैप्पी बर्थडे बोला है। यहाँ भी निर्मला जी के मुखारबिंद से उस बच्ची के लिए एक शब्द भी नहीं निकला है, जिसे हमने आधी रात को जबरदस्ती जलते देखा है। 30 सितंबर को इन्होंने कुल 6 ट्वीट्स किए हैं। इनमें से 2 इन्होंने खुद किए हैं, जिसमें किसी के पिता के मर जाने पर कंडोलेंस दी है, और एक में इन्होंने कांग्रेस को घेरने की असफल कोशिश की है। बाकी के 3 इन्होंने अपने ही दफ्तर को अपने यहाँ रीट्वीट कर लिया है। अब चलते हैं 29 सितंबर की तारीख पर। इस दिन इन्होंने कुल जमा 3 ट्वीट किए हैं। 2 में कांग्रेस को कृषि कानून पर घेरने की असफल कोशिश की है, और बाकी के एक में इन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक ट्वीट रीट्वीट किया है। 28 सितंबर को इन्होंने एक भी ट्वीट नहीं किया है। फिर 27 सितंबर को अरविंद पनगड़िया के 4 ट्वीट रीट्वीट किए हैं। निर्मला सीतारमण अक्सर अपनी स्त्री पहचान जाहिर करती रहती हैं, लेकिन शायद हाथरस की बेटी को वे स्त्री जाति का ही नहीं मानती होंगी, या फिर शायद ब्राह्मण होकर कैसे कोई दलित के गैंग रेप और हत्या पर बोल सकता है, अपवित्र न हो जाए, ये सोचकर उनके मुंह से पीड़िता के लिए एक शब्द न निकला हो। लगे हाथ पंकजा मुंडे का भी हाल ले लिया जाए। कभी महाराष्ट्र में बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद का ढका छुपा दावा करने वाली महाराष्ट्र बीजेपी की फायर ब्रांड नेता पंकजा गोपीनाथ मुंडे के मुंह से भी हाथरस पीड़िता के लिए एक शब्द नहीं निकला है। 4 अक्टूबर को पंकजा मुंडे ने कुल एक ट्वीट किया और केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री श्रीपद नायक को हैप्पी बर्थडे बोला। फिर 3 अक्टूबर को पंकजा मुंडे ने कुल 2 ट्वीट किए, जिसमें इन्होंने बीजेपी के आशीष शेलर और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को हैप्पी बर्थडे बोला। 2 अक्टूबर को पंकजा मुंडे ने कुल 2 ट्वीट किए। एक ट्वीट महात्मा गांधी के हवाले रहा तो दूसरा लाल बहादुर शास्त्री के खाते में। 2 अक्टूबर को भी इनके मुंह से हाथरस पीड़िता के लिए एक बोल नहीं फूटा। 1 अक्टूबर को इन्होंने सिर्फ एक ट्वीट किया और राष्ट्रपति कोविंद को हैप्पी बर्थडे बोला। 29 सितंबर को पंकजा मुंडे ने 2 ट्वीट किए। एक में वेंकैया नायडू को गेट वेल सून बोला, तो दूसरे में त्रिपुरा के बीजेपी इंचार्ज सुनील देवधर को हैप्पी बर्थडे बोला। 28 सितंबर को इन्होंने भगत सिंह को याद किया, तो 27 को जसवंत सिंह को श्रद्धांजलि दी, लेकिन हाथरस पीड़िता के लिए इनके मुंह से ट्विटर पर एक शब्द नहीं निकला, ना ही कोई ट्वीट निकला, ना ही कोई रीट्वीट। 2012 के दिसंबर में इनके बारे में तो कोई खबर नहीं मिली, लेकिन इनके पिताजी स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे के बारे में एक खबर यूट्यूब पर देखने को मिली। 12 दिसंबर की इस खबर के मुताबिक 12 दिसंबर 2012 की इस खबर के मुताबिक उस साल उन्होंने अपना जन्मदिन न मनाने का ऐलान किया था, और यह ऐलान निर्भया कांड के चलते नहीं हुआ था, बल्कि बाला साहब ठाकरे की मृत्यु के शोक में था। अब जरा साइना एनसी का भी हाल ले लिया जाए। बीजेपी में सबसे खूबसूरत चेहरा मानी जाने वाली साइना एनसी के ट्विटर वाले मुंह से 4 अक्टूबर को 2 ट्वीट अवतरित हुए। एक तो उन्होंने हाथरस केस में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लॉन्च करने वाले टाइम्स नाउ चैनल की वीडियो रिट्वीट की, तो दूसरे में इन्होंने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा पहुंचे सैयद जफर को शुभकामनाएं दी। 3 अक्टूबर को इन्होंने 3 ट्वीट किए। एक में अटल टनल पर ज्ञान दिया, एक में गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात करके ज्ञान लिया, और एक में इन्होंने विविध भारती का हैप्पी बर्थडे मनाया। 3 अक्टूबर को भी इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, लेकिन 2 अक्टूबर को साइना ने हाथरस केस पर एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में इनका कहना था कि ये औरतों के खिलाफ सबसे जघन्य अपराध है। इन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय से अनुरोध किया कि इस केस को फास्ट ट्रैक के हवाले करके दोषियों को फांसी पर लटकाया जाए। 2 अक्टूबर को इनका दूसरा ट्वीट महात्मा गांधी के हवाले रहा। 1 अक्टूबर को साइना एनसी ने सुशांत के लिए न्याय की गुहार लगाती अपनी न्यूज 18 की 2 क्लिप रिट्वीट की। इसी दिन इन्होंने राष्ट्रपति को गेट वेल सून भी कहा। 30 सितंबर को इन्होंने ट्वीट करके योगा पर प्रवचन दिया, मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी पर अवैध रूप से पैसे लेने के आरोप लगाए और बात खत्म कर दी। उसी दिन इन्होंने भूपेंद्र चौबे से बातचीत की एक क्लिप शेयर की जो बिहार चुनाव पर थी, और एक व्यक्तिगत ट्वीट किया।
29 सितंबर को साइना ने फिर से सुशांत का झंडा उठाया, कृषि बिल पर अकालियों को घेरा और एम्स की बिसरा रिपोर्ट पर न्यूज 18 की एक क्लिप रीट्वीट की। 7 दिन में साइना एनसी को सिर्फ एक बार हाथरस पीड़िता की याद आई। वैसे 24 दिसंबर 2012 के मिड डे अखबार में पत्रकार मालविका सांघवी की एक रिपोर्ट में इनका एक जिक्र ये मिलता है कि तब तक ये बीजेपी नेता हो चुकी थी। पार्टी में वे डिनर टेबल पर आईं और बोली, गुजरात में तो इन दोनों बड़े मेले ठेले का माहौल है, लोगों के हाथ उनके हिस्से का मीठा लग गया है। 25 दिसंबर 2012 को वे अनु और सन्नी दीवान की पार्टी में भी थीं। अब चलते हैं किरण खेर की ओर। परम बीजेपी भक्त अनुपम खेर की पत्नी किरण खेर 4 और 3 अक्टूबर को इन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया। 2 अक्टूबर को इन्होंने 3 ट्वीट किए, 2 इन्होंने खुद किए और एक नरेंद्र मोदी का रीट्वीट किया। ये तीनों ट्वीट गांधी और शास्त्री जयंती के बारे में ही रहे। 1 अक्टूबर को इन्होंने कुल 4 ट्वीट किए और चारों नरेंद्र मोदी के ही ट्वीट्स थे जिसे इन्होंने रीट्वीट किया। लड़कियों को दब कर रहने की सलाह देने वाली किरण खेर ने अपने ट्विटर अकाउंट में भी लड़कियों को एक तरह से दबाए ही रखा और हाथरस की पीड़िता के लिए इनके मुंह से एक अक्षर नहीं निकला। फिर 30 सितंबर को इन्होंने दो ट्वीट किए और दोनों नरेंद्र मोदी के ट्वीट्स को ही रीट्वीट करके किए। यहां भी हाथरस पीड़िता की कोई बात नहीं की। फिर 29 सितंबर को किरण खेर कुछ नहीं बोली। 28 सितंबर को भी इन्होंने 3 ट्वीट किए और भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर ये नरेंद्र मोदी के ट्वीट्स को रीट्वीट करना नहीं भूली, लेकिन हाथरस की पीड़ित बच्ची के लिए इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। 1 दिसंबर से लेकर 4 फरवरी 2012 तक हमने सर्च किया, लेकिन अब की ही तरह तब भी इनके मुंह से निर्भया के लिए कुछ नहीं छपा पाया गया, ना ही ट्विटर पर और ना ही गूगल पर। हालांकि ये जरूर पाया गया कि उस दौरान 2012 में, दिसंबर 2012 में ये लगातार पार्टियों में आती जाती रही। हो सकता है कि इन्होंने आपसी बातचीत में कुछ कहा हो, लेकिन पब्लिकली इनके मुंह से ना तो निर्भया के लिए कुछ निकला और ना ही हाथरस कांड के लिए। हाथरस से मथुरा की दूरी महज 42 किलोमीटर है, जहां से ड्रीम गर्ल कही जाने वाली हेमा मालिनी भाजपा सांसद हैं। इनके संसदीय क्षेत्र से सटे हाथरस में इतना बड़ा कांड हो गया तो हेमा मालिनी का बोलना तो बनता ही था। सांसद न सही, एक स्त्री होने की वजह से तो बोलती, मगर हेमा मालिनी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। 4 अक्टूबर को उन्होंने कुल जमा एक ट्वीट किया जो बीजेपी का ही रीट्वीट था और जिसमें अटल टनल की बात थी। फिर 3 को ये सिफर रही। 2 अक्टूबर को इन्होंने रस्मी तौर पर 2 ट्वीट किए, एक तो लाल बहादुर शास्त्री का और दूसरा महात्मा गांधी का। 1 अक्टूबर से लेकर 29 सितंबर तक फिर से ड्रीम गर्ल शायद सुनहरे सपनों में खो गईं और ट्वीटर पर सिफर रहीं। 28 सितंबर को इन्होंने 4 ट्वीट किए, एक में नड्डा को बधाई दी, एक में लता मंगेशकर को बधाई दी और एक अपने मथुरा क्षेत्र की बड़ाई की, तो एक में अपनी बेटियों की फोटो शेयर की। मगर पिछले 7 दिनों में हाथरस की बेटी के लिए इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ये दिल्ली में निर्भया गैंगरेप के वक्त राज्यसभा सदस्य जया बच्चन के साथ विरोध मार्च में मुंबई में शामिल थीं। लगे हाथ बीजेपी के 9 रत्नों में से एक साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की भी बात कर ली जाए, उनका भी हालचाल ले लिया जाए। मालेगांव में बम विस्फोट करके बेगुनाह लोगों की जान लेने की आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से वैसे तो हाथरस की पीड़िता के लिए शब्दों की अपेक्षा करना बेमानी ही है। फिर भी हमने चेक किया कि शायद भूले से ही सही इनके स्त्री हृदय में रातों रात जला डाली गई उस बच्ची के लिए 2 बोल फूट पड़े हों। उम्मीद के मुताबिक बम विस्फोट की इस आरोपी के मुंह से वाकई कुछ नहीं निकला। 4 अक्टूबर से लेकर 1 अक्टूबर तक इसने कोई ट्वीट नहीं किया। 30 सितंबर को इसने 2 ट्वीट किए, जिसमें से एक में इसका कहना था कि सब कुछ राम जी की कृपा से हो रहा है और दूसरे में ओम बिरला के पिता की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। हाथरस की बिटिया पर इसने शोक व्यक्त नहीं किया, पर हम अभी भी नहीं मानते हैं कि हाथरस की बिटिया की मौत पर ये खुश हुई होगी। वैसे मालेगांव वारदात के बाद इसने खुश होकर आइसक्रीम जरूर मंगाई थी। 29 सितंबर को इसने मोदी की फैलाई कृषि बिल की अफवाह और ज्यादा फैलाई और 28 सितंबर को इसने भगत सिंह की श्रद्धांजलि दी। वैसे भगत सिंह होते तो प्रज्ञा जैसियों का क्या करते, ये हम सभी अच्छे से जानते हैं। अब चलते चलते ये भी बता दें कि दिसंबर 2012
जब निर्भया कांड हुआ था तब साध्वी प्रज्ञा कहां थी? तब साध्वी प्रज्ञा जेल में बंद करके रखी गई थी। अब चलते हैं बीजेपी की फायर ब्रांड नेता मीनाक्षी लेखी की ओर। चैनलों पर बीजेपी के लिए चीखने चिल्लाने और उल्टा सीधा जो भी मुंह में आए वो बकने वाली मीनाक्षी लेखी को हाथरस कांड पूरी तरह से राजनीति का मौका नजर आया। इन्होंने पिछले 7 दिनों में ताबड़तोड़ ढेरों ट्वीट किए हैं। सबसे ज्यादा तो इन्होंने नरेंद्र मोदी का वो बयान ट्वीट किया है जिसमें वे दिल्ली के निर्भया कांड के वक्त पर यह कह रहे थे कि वे रेप पर राजनीति नहीं करेंगे। हालांकि ये सभी लोगों ने देखा था कि किस तरह से भाजपाई उस वक्त चूड़ियां लेकर राजनीति कर रहे थे। बल्कि रेप के मामलों में चूड़ियां चलाने का श्रेय भाजपाइयों को ही जाता है। 10 जनवरी 2013 को दिल्ली हाई कोर्ट में मीनाक्षी लेखी दलील दे रही थी कि निर्भया गैंगरेप की सुनवाई मीडिया के सामने होनी चाहिए। क्या ऐसी ही कोई दलील मीनाक्षी जी हाथरस कांड में भी देंगी? ये पूछने वाली बात है। 1 जनवरी 2013 को उनकी मांग थी कि अदालत निर्भया कांड में 31 मार्च 2013 से तक फैसला दे दे क्योंकि सब कुछ बिल्कुल साफ है। अब उनका कहना है कि योगी सरकार हाथरस कांड की जांच कर रही है और जांच सीबीआई के हवाले कर दी गई है। अब देखते हैं जरा उमा भारती का हाल। हाथरस कांड में बीजेपी की इकलौती नेता उमा भारती की प्रशंसा करनी पड़ेगी। उमा भारती खुद कोरोना से संक्रमित थीं, लेकिन हाथरस कांड में उन्होंने एक के बाद एक कई सारे ट्वीट किए और योगी सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने लिखा है कि वे कोरोना वार्ड में बहुत बेचैन हैं और अगर अस्पताल में भर्ती ना होती तो हाथरस में पीड़ित परिवार के साथ जरूर बैठी होती। जब मीडिया वालों को पीड़िता के गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा था तब उमा भारती ने आदित्यनाथ को ट्वीट करके मीडिया वालों को गांव में घुसने देने का अनुरोध भी किया था। शायद यही वजह है कि उमा भारती पिछले काफी दिनों से बीजेपी में किनारे लगा दी गई। उनकी कोई सुनता ही नहीं। 24 दिसंबर 2012 को निर्भया कांड पर उमा भारती ने कई चैनलों से बात की थी और निर्भया आंदोलन को आगे बढ़ाने और तेजी से चलाने की बात कही थी। इस बार हाथरस कांड पर हर शहर हर गली में जो आंदोलन चल रहा है उसे तेज करने की बात तो उमा जी ने नहीं ही कही है। अब आखिर में कंगना रनावत। पिछले दिनों सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बीजेपी की गोद में खेलने वाली कंगना ने सुशांत के मुद्दे पर ट्वीट्स की झड़ी लगा रखी है। 4 अक्टूबर से लेकर 28 सितंबर के 7 दिनों में जरा इनका हाल मुलायजा फरमाइए। 4 अक्टूबर 0 ट्वीट, 3 अक्टूबर को इन्होंने सुशांत राजपूत के मुद्दे पर कुल 4 ट्वीट किए, फिर 2 अक्टूबर को ये चुप रही। 1 अक्टूबर को इन्होंने सिर्फ एक ट्वीट किया जिसमें इन्होंने अपनी फिल्म की जानकारी दी, अपनी 3 सेल्फी डाली। 30 सितंबर को इन्होंने पहले तो अपने बचपन को याद किया, फिर जवानी की एक फोटो डाली और फिर फैशन वॉक की फोटो डाली और एकदम आखिरी में इन्हें हाथरस कांड याद आया, वो भी अपार श्रद्धा के साथ। ट्वीट करके बताया कि इनको योगी आदित्यनाथ में इमेंस फेथ है, यानी कि अपार श्रद्धा। अपनी इस अपार अपरंपार श्रद्धा को हाजिर नाजिर मानकर कंगना जी इस ट्वीट में योगी आदित्यनाथ से कहती हैं कि बलात्कारियों को आप भी गोली मार देना। अच्छी बात है कि इन्होंने साथ में हाथरस हॉरर और हाथरस हॉरर शॉक्स इंडिया का हैशटैग भी लगाया है। 29 सितंबर को इन्होंने 7 ट्वीट किए। एक में शेखर कपूर को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बनने पर बधाई दी, 4 में सुशांत सिंह राजपूत और अपना रोना रोया और एक में अपनी बनी ठनी फोटो डाली। 28 सितंबर को इन्होंने पहले तो एक ट्वीट करके भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी, फिर दूसरे ट्वीट में इन्होंने लता मंगेशकर को हैप्पी बर्थडे बोला और इसके बाद तीसरे ट्वीट में ये आकर जावेद अख्तर से भिड़ गईं और कहने लगीं कि उन्हें इस बात पर बड़ा आश्चर्य है कि भगत सिंह आज अगर जिंदा होते तो अपने ही लोगों की चुनी सरकार के खिलाफ विद्रोह कर देते। 8 जनवरी 2013 को ये दिल्ली के इंडिया गेट पर सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाती देखी गई थी। वैसे 2012 में हुए निर्भया कांड के खिलाफ गूगल पर तकरीबन 6 जगहों पर ये मिलता ही है कि इन्होंने पब्लिकली उस कांड के विरोध में बयान दिया था। यह खबर पुष्ट नहीं है, लेकिन शायद राज्यसभा सांसद जया बच्चन के नेतृत्व में मुंबई में निर्भया कांड के विरोध में जो बॉलीवुड वालों का मौन जुलूस निकला था उसमें कंगना भी थी, लेकिन अभी ये गायब है।